हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे, जब हमारे साथी जो क्वालिटी एश्योरेंस से डॉक्टर विवेक मिश्रा साथ में हैं, तो विवेक जी आपको अच्छी तरह डिटेल्स में समझाएंगे कि कायाकल्प करने का मतलब क्या हुआ। मतलब संस्था जो आपकी है, और पहले से ही हमने ऐसी संस्थाएं चिन्हित की हैं जहां पर कि कायाकल्प के जो क्राइटेरिया हैं वो आसानी से इम्प्लीमेंट किए जा सकें। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे काम होंगे, कई सारे थीमेटिक एरियाज हैं, लगभग 7 थीमेटिक एरियाज हैं, लगभग 49 के करीब उसमें इंडिकेटर्स हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो डिटेल्स में बताई जाएंगी। तो बिल्डिंग का न सिर्फ रखरखाव, उसका अपकीपिंग, बल्कि उसका दिखना और आसपास का एस्थेटिक चीजें, इसके अलावा सर्विस डिलीवरी वाले कंपोनेंट्स भी हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको अपने सब हेल्थ सेंटर्स में को कायाकल्प इम्प्लीमेंट करने के लिए करनी होंगी। और इस कायाकल्प में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका असेसमेंट होगा, और असेसमेंट करने के बाद में जो इसमें कई सारे पुरस्कार भी हैं जिनके बारे में बताया जाएगा। तो अगर आपकी संस्था बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आपने अपनी संस्था को बहुत अच्छा डेवलप कर लिया है, पूरे कायाकल्प के जो क्राइटेरिया हैं उसके अनुसार अगर वो जज होती है, तो उसमें आपको एक अच्छा भला पुरस्कार भी मिलेगा, जिससे आप अपनी संस्था में और एडिशनल फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं, और लोगों को भी लगेगा कि ये हमारी संस्था इतनी उपयोगी है और अच्छी बन गई है। मैं ज़्यादा समय नहीं ले पाऊंगा, नहीं लूंगा आपका। मैं तुरंत आग्रह करूंगा कि हम लोग स्टार्ट करें आपका ओरिएंटेशन। हालांकि बहुत कम लोग अभी हैं, और जो बचे हैं, जो एब्सेंट हैं, उन लोगों से हम लोग फिर दोबारा बात करेंगे। तो इस बात का सभी जिले ध्यान रखें, कितने सीएचओ ऐसे हैं जो अपनी संस्था के बारे में आज जो डिस्कशन किया जा रहा है कायाकल्प का उसमें अनुपस्थित हैं। तो हम फिर उन लोगों से अलग से भी बात करेंगे। सो इट्स ओवर टू यू रोहिणी जी, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू सर। और सर अभी तक हमारे पास 310 12 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो होपफुली धीरे धीरे बाकी और भी लोग ज्वाइन कर लेंगे। 680 का हमारा आज का जो हम लोगों ने निकाले थे पार्टिसिपेंट्स के नंबर, तो उसमें से ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। 50%। नहीं रहेगा। क्लियर? वीडियो ऑन करके रखिए और हमारे साथ में कनेक्टेड रहिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नया एक स्टैंडर्ड्स है जिसमें बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप सब यंगस्टर हैं, आप सब बहुत अच्छे फ्रेंडली हैं नए जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उनके लिए, और आपकी एडॉप्शन कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप जल्दी इसको समझ के और अपनी संस्था को डेवलप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन। तो आप देख पा रहे होंगे हम प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं। आपको होप पीपीटी दिख रहा होगा, प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा। कोई भी अपना माइक एक बार या हैंड रेज करके आप हमें कंफर्म कर दीजिए कि आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है। दिख रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, तो कायाकल्प का जो शुरुआत हुआ है वो आपको एक जर्नी मैं बता देता हूँ, बैकग्राउंड क्या है और कैसे कायाकल्प शुरुआत हुआ है। कायाकल्प का शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है, जिसमें सबसे पहले कायाकल्प का शुरुआत किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक है, 2014-15 में। इसके बाद फिर सिविल हॉस्पिटल और सीएससी को लिया गया, और इसके बाद फिर पीएससी को लिया गया, और अभी अब 2020-21 में कायाकल्प को सिविल सेंटर पे एचडब्ल्यूसी में इंप्लीमेंट करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया। कायाकल्प का मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य संस्थाओं में उच्च स्तर की प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सफाई हो, और एक ऐसा एस्थेटिक अपीयरेंस डेवलप हो जिससे कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में आए तो उसको फील हो कि हॉस्पिटल की साफ सफाई अच्छी है, उसका जो हॉस्पिटल का एस्थेटिक अपीयरेंस बहुत अच्छा है, तो साइकोलॉजिकली भी उसको फील होना चाहिए कि हाँ, एक बहुत अच्छी साफ सुथरी संस्था में हम उपचार के लिए आए हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस है, वो हाई लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हमें सिखाएंगे कि हॉस्पिटल में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट
कायाकल्प में मुख्य रूप से आपको स्टैंडर्ड्स दिखाएंगे, चेकलिस्ट है जो आपके साथ शेयर कर दी गई है। आपके जिले के डीपीएम के पास सब ये चेकलिस्ट अवेलेबल होगी, ठीक है। इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम अपने संस्था का असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी संस्था का स्कोर 70% आता है, तो फिर हमारी संस्थाओं को पीयर और फाइनल असेसमेंट होता है। पीयर और फाइनल असेसमेंट के बाद उसको अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो ये एक शॉर्ट में क्राइटेरिया होता है फैसिलिटी को अवार्ड को सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट, आपको जैसे हमने बताया है कि प्रमोट क्लीनिनेस, हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस अपने हॉस्पिटल में डेवलप करना है। फिर जो भी हॉस्पिटल बेस्ट होंगे उसमें से उनको हम अवार्ड या इंसेंटिव्स देंगे ताकि वो हॉस्पिटल उन चीजों को सस्टेन करें और हॉस्पिटल हमारे मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, अवार्ड कैटेगरी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हमारे स्टेट में मैक्सिमम सी कैटेगरी में आ रहे हैं हम, कि बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल्स में मोर देन 50, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मोर देन 50 सब हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रनर अप, फर्स्ट प्राइज जो होगी 1 लाख की होगी। सेकंड प्राइज जो होगी वो फर्स्ट रनर अप की प्राइज जो होगी वो 50,000 की होगी, और सेकंड रनर अप की जो प्राइस होगी वो 35,000 की होगी, ठीक है। कमेंडेशन अवार्ड 25,000 दिया जाएगा जो हमारी HWC 70% से अधिक स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अवार्ड कैटेगरी है जिससे हमें संस्थाओं को मोटिवेशन के लिए जो बेस्ट संस्थाएं होंगी उनका अवार्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, कायाकल्प की जर्नी आपको दिखा रहे हैं कि 2015 में लॉन्च हुआ था, 14-15 में डीएच के लिए जैसा मैंने बताया, फिर 16 में सीएससी और सब हेल्थ सेंटर में हुआ था, 17 में इसको पीएससी यूपीएससी में लागू किया गया था, 2018 में नया स्टैंडर्ड्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की चेकलिस्ट सीएससी पीएससी में जोड़ा था आउटसाइड बाउंड्री वॉल, बिहाइंड बाउंड्री वॉल का, और 2020 में इसको एक्सटेंड किया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, और 2021 में नया स्टैंडर्ड्स फिर से जोड़ा गया है कायाकल्प की चेकलिस्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएससी पीएससी में लागू होगी। तो ये एक जर्नी है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आपको आइडिया होना चाहिए कि कब से शुरुआत हुई थी और अभी क्या सिनेरियो चल रहा है। इस स्लाइड को दिखाने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले हमारी जो संस्थाएं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब जुड़ा था कायाकल्प, तो पहले मात्र उसमें 6 एरिया ऑफ कंसर्न थे, लेकिन ग्रेजुअली उसमें इंक्रीज होता गया 7, और अभी 8 एरिया ऑफ कंसर्न हो गए। यानी हम अगर अभी से अपने हॉस्पिटल को कायाकल्प मापदंड अनुरूप डेवलप करना नहीं शुरू करेंगे तो इन फ्यूचर स्टैंडर्ड्स और टफ होते जाएंगे और हमें ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है कि अवार्ड कमेटी कहाँ होती है। तो सारे अवार्ड्स का फाइनलाइजेशन स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नॉमिनेशन कमेटी होती है जिसमें चेयरपर्सन जिला के कलेक्टर और सीएमएचओ होते हैं। वो अपनी फैसिलिटी का असेसमेंट करवा करके पीयर और फाइनल हमको देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर राज्य स्तर की जो कमेटी होती है वो चयन करती है अस्पताल की रैंकिंग और सारी चीजों को, ठीक है। तो चाहे आपका जिला अस्पताल होगा, सीएससी पीएससी होगी या सब हेल्थ सेंटर, अवार्ड का फाइनलाइजेशन राज्य स्तर की टीम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, ये असेसमेंट प्रोटोकॉल होता है। असेसमेंट प्रोटोकॉल में सेम ये इसी और टीम करना, हाँ, असेसमेंट प्रोटोकॉल में सेम चीजें होती हैं कि सबसे पहले आपको इंटरनल असेसमेंट करना होता है, यानी अपनी संस्था का आप असेसमेंट इस प्रशिक्षण के बाद खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका संस्था का स्कोर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 70% होना चाहिए। जब आपकी संस्था 70% स्कोर कर लेती है तो आप फिर उसको पीयर असेसमेंट के लिए अपने जिले के डीपीएम के माध्यम से स्टेट को भेजेंगे। स्टेट फिर डिसाइड करके टीम भेजेगा आपकी संस्था में और पीयर असेसमेंट होगा। पीयर असेसमेंट में भी अगर आपकी संस्था 70% स्कोर क्वालिफाई करती है तो फिर आपको फाइनल के लिए चयन किया जाएगा।
फाइनल असेसमेंट में भी अगर आपकी जो संस्था है स्टेट की टीम द्वारा असेस करने के उपरांत अगर 70% स्कोर करती है तो उसे फिर अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। ठीक है कि कौन सी संस्था का किस जिले में सबसे ज्यादा स्कोर है। तो हमें कोशिश करना है कि हमारे HWC का स्कोर आपके जिले में सबसे अच्छा हो। ठीक है, ये हमें कोशिश करना है क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अवार्ड कैटेगरी है। ठीक, नेक्स्ट। असेसमेंट एक्टिविटीज मैंने आपको बताया, इंटरनल असेसमेंट होगा, फिर पीयर असेसमेंट होगा, पीयर असेसमेंट के बाद फिर आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे लगा देना भाई पहले मैडम, कॉपी शायद लगा है। नेक्स्ट, कायाकल्प चेकलिस्ट कायाकल्प चेकलिस्ट में सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि कायाकल्प चेकलिस्ट कैसी होती है। ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। चेकलिस्ट एक आपको एक्सेल सीट जैसा दिया जाएगा, शेयर की जाएगी, जिसमें आपको स्कोरिंग करनी है। स्कोरिंग करेंगे आपको तो उसमें जब आप स्कोर करते जाएंगे हर चेक पॉइंट और मेजरेबल एलिमेंट्स के सामने, तो आपको उसमें स्कोर जनरेट होगा। वही स्कोर आपका कायाकल्प का स्कोर फाइनल कहलाएगा। हर एरिया ऑफ कंसर्न वाइज उसमें स्कोर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो मैं चेकलिस्ट दिखा के आपको क्लियर समझा दूंगा। नेक्स्ट, हाँ, चेकलिस्ट को आप देख पाएंगे। इसमें बिहाइंड बाउंड्री वॉल नहीं है। हाँ, चेकलिस्ट को आप देख पाएंगे कि सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये एरिया ऑफ कंसर्न है। ठीक है, तो एरिया ऑफ कंसर्न आपके 7 दिख रहे हैं इसमें। हॉस्पिटल आपकी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। फिर कायाकल्प की पूरी चेकलिस्ट को 7 एरिया में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक हॉस्पिटल आपकी, फिर सैनिटेशन हाइजीन, फिर वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, सपोर्ट सर्विस, हाइजीन प्रमोशन और आउटसाइड बाउंड्री वॉल। इस तरह से HWC की जो चेकलिस्ट है उसको 7 एरिया में डिवाइड कर दिया गया है। इन्हीं एरिया ऑफ कंसर्न जिनको हम डिवाइड बोलते हैं, इनको एरिया ऑफ कंसर्न बोलते हैं। ठीक है, ये 7 एरिया ऑफ कंसर्न है एक चेकलिस्ट में। इन्हीं एरिया ऑफ कंसर्न के अकॉर्डिंग हमें अपने HWC को इम्प्रूव करना है। अब हम हर एरिया ऑफ कंसर्न वाइज आपको क्या काम करना है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहला आता है हॉस्पिटल अपकीप। नेक्स्ट, हॉस्पिटल अपकीप। ठीक है, हॉस्पिटल अपकीप में आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट एरिया ऑफ कंसर्न हॉस्पिटल अपकीप में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा पेस्ट एंड एनिमल कंट्रोल, यानी आपको अपने हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल करवाना होगा ताकि आपके सब हेल्थ सेंटर में चूहे, दीमक, लिजर्ड्स यानी छिपकली और ये सारी चीजें ना आए। इसके लिए आपको पेस्ट कंट्रोल करवाना होगा। क्लियर। पेस्ट कंट्रोल कैसे करवाएंगे? एक सर्टिफाइड कोई एजेंसी होती है जो आपके जिले में होगी। अगर आपको आइडिया नहीं हो तो अपने नियरेस्ट CSC या जिला अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं कि वहां कहां से करवाया, उन लोगों ने करवा के रखा है पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो आप वहां से पूछ सकते हैं एजेंसी को किससे करवा रहे हैं। फिर पेस्ट कंट्रोल सर्टिफाइड एजेंसी से होना है, वो आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपके HWC में उसने इस डेट में पेस्ट कंट्रोल किया है और अब नेक्स्ट ड्यू डेट इसकी ये है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उसको ये सारी चीजें आपको करवानी है। पेस्ट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरे हॉस्पिटल में करवाना है आपको। ठीक है, इसके बाद लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग। लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग में आपको हॉस्पिटल में जो बाहर का प्रोमाइसिस है वहां पर जल भराव वगैरह नहीं होना चाहिए, लैंडस्केपिंग होनी है। आपको हर्बल गार्डन्स लगाने हैं, हर्बल गार्डन डेवलप करना है, उसमें हॉस्पिटल की ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग करनी है। ये सारी चीजें आपको उसमें करनी है। ठीक है, चेकलिस्ट में सारी चीजें आपको क्लियर लिखा हुआ है कि क्या चीज कैसे करनी है। ठीक है ना।
फिर मेंटेनेंस ऑफ ओपन एरिया, यानी हॉस्पिटल का जो ओपन एरिया है, ठीक है, उसमें प्रॉपर बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, ठीक है, मेंटेन होना चाहिए, साफ सुथरा होनी चाहिए, बाउंड्री वॉल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसको बंद कर दें प्लीज। सेकंड थिंग, अगर आप देखेंगे कि आपके एचडब्ल्यूसी में बाउंड्री वॉल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पक्की बाउंड्री वॉल नहीं है तो हम उसमें काम नहीं कर सकते। आप बढ़िया वायर फिनिशिंग की बाउंड्री वॉल डेवलप कर सकते हैं। आप नहीं होता है तो प्लांटेशन लगा के बाउंड्री वॉल डेवलप कर सकते हैं। बाउंड्री वॉल होने का मुख्य उद्देश्य है कि अस्पताल के अंदर जानवर नहीं घुसने चाहिए, ठीक है, तो वो आपको किसी भी तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जरूरी नहीं कि कंक्रीट की बाउंड्री वॉल हो तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल एंड फैसिलिटी अपीयरेंस, यानी हमारे एचडब्ल्यूसी का नाम दिखना चाहिए, प्रॉपर एचडब्ल्यूसी का क्या नाम रखा है, उसकी लोकेशन कहां पर है, रोड साइड से डायरेक्शनल साइनेजेस होनी चाहिए कि आपका एचडब्ल्यूसी इस लोकेशन पे है। एचडब्ल्यूसी में जो नाम लिखा होना चाहिए वो दिन में भी और रात में भी दिखना चाहिए एचडब्ल्यूसी का, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। यूनिफॉर्म कलर होने चाहिए, ठीक है ना, साफ सुथरा बिल्कुल कलर पेंट होना चाहिए, उसमें ब्रांडिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस यानी एचडब्ल्यूसी में जितने भी आपके ड्रेनेज सिस्टम है, आपका सीवेज सिस्टम है, आपके वाटर पाइपलाइन है, आपकी बाकी जो पाइपलाइंस है, ये सारी चीजें मैनेज होना चाहिए, यानी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एचडब्ल्यूसी में कहीं सीपेज नहीं होना चाहिए। आपके एचडब्ल्यूसी की जो बिल्डिंग है उसमें कहीं क्रैक, ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें गिर रही हो, छत टूट रही हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उसको रिपेयर कराना है या सही कराना है, तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन यानी हॉस्पिटल में कहाँ कितनी लाइट होनी चाहिए, ठीक है, और किस प्रकार की लाइट होनी चाहिए, इसका स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले तो एलईडी लाइट्स होनी चाहिए, ठीक है, एलईडी लाइट आपको रखनी है हॉस्पिटल में। और ये जो बल्ब दिख रहा है आपको पीपीटी में, इस तरह की लाइटिंग नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल में, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर। तो हमें एलईडी लाइट्स लगवानी है हॉस्पिटल में, जो कि एनर्जी सेविंग्स लाइट्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आपको शेयर करेंगे कि किस हॉस्पिटल के किस एरिया में कितनी इल्यूमिनेशन यानी कितने लक्स की लाइट होनी चाहिए। लक्स एक यूनिट होती है जिससे हम नापते हैं कि कहाँ कितना इल्यूमिनेशन है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, हम शेयर कर देंगे आपके साथ पीपीटी कि हर एरिया में उतना लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्लियर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सीएफएल और एलईडी लाइट्स लगवा के रखिए हॉस्पिटल में, ठीक है। एनर्जी इफिशिएंट बल्ब है ये, इनको यूज करना है हॉस्पिटल में, ठीक है। फिर मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स, यानी आपके हॉस्पिटल में जो भी फर्नीचर फिक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे आपके डोर हुए, विंडो हुए, ठीक है, आपके यहाँ जो पेशेंट के बेड हैं, बेड साइड लॉकर है अगर, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन टेबल है आपके, ठीक है, आपके जो विंडो में लगी हुई हैं ग्रिल्स वगैरह, ये सारी चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए, पेंटेड होनी चाहिए, ठीक है, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक चेकलिस्ट बनाना है और हर एक महीने में आपको चेक करना है कि आपके यहाँ का ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्नीचर एंड फिक्सचर मेंटेन है कि नहीं है। क्लियर। ये चीजें आपको चेक करते रहना है। फिर जंक मटेरियल रिमूवल, आपके जो एचडब्ल्यूसी में अगर कोई सामान टूटा फूटा है, आउटडेटेड है, अनुपयोगी है, तो वो कार्य क्षेत्र में पड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आपके ओपीडी एरिया में नहीं पड़ा होना चाहिए, आपके ड्रेसिंग रूम में नहीं पड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक कंडम रूम बनाइए, एक रूम जंक आइडेंटिफाई करिए जहां सारे आउटडेटेड और खराब कंडम्ड आइटम को स्टोर करिए। उस रूम को नॉमिनेट कर दीजिए कि जंक मटेरियल स्टोरेज रूम, ठीक है ना। और फिर आप उसको उसमें इन चीजों को आप स्टोर करिए, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर।
फिर वाटर कंजर्वेशन, यानी आपके यहाँ जो वाटर सप्लाई है, सबसे पहले उसमें कहीं लीकिंग नहीं होनी चाहिए, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी वॉश बेसिन और जो फ्लैश है ये सब डिसफंक्शनल नहीं होना चाहिए। ओवरहेड टैंक यानी ऊपर जो पानी की टंकी है वो ढकी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला। दूसरा, आपके हॉस्पिटल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। पानी को बचाना है उसके मैसेजेस लगे होने चाहिए कि वाटर सेव करना है, ठीक है ना। पीने का पानी प्रॉपर साफ सुथरे स्थान पे होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। वाटर कंजर्वेशन में वर्क प्लेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको बताना चाहेंगे कि ये क्वालिटी टूल है, ठीक है। वर्क प्लेस 5S एक क्वालिटी टूल है जिसको जापानीज ने इन्वेंट किया यानी बनाया है, ठीक है। इस क्वालिटी टूल यानी 5S के थ्रू हम अपना बहुत सारा प्रीसियस टाइम बचा सकते हैं, जो कि हम अन्य कामों में वेस्ट कर देते हैं जिनमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको 5S इंप्लीमेंट करके इसको अपने प्रीसियस टाइम को सेव कर सकते हैं। कैसे? सपोज हमारा वर्क स्टेशन में 15 रजिस्टर रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें एडमिशन रजिस्टर चाहिए, तो अगर 15 रजिस्टर रखे हुए हैं तो इधर उधर रखे हैं तो उन 15 में से ढूंढेंगे कि एडमिशन रजिस्टर कौन सा है। बट अगर वही रजिस्टर हमारा प्रॉपर लेबलिंग के साथ में हो और सिस्टमेटिक रूप से सामने रखा हो और एक चेकलिस्ट रखा हो और उसमें लिखा हो कि 7 नंबर का रजिस्टर हमारा एडमिशन रजिस्टर है, रजिस्टर में भी नंबर लिखा हो, तो हम तुरंत ढूंढ लेंगे। क्लियर ना। यानी हम अपना जो टाइम है वो फालतू का ढूंढने में वेस्ट नहीं होगा। इसी को 5S बोला गया है। 5S में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप अपने पेन कॉपी में नोट भी करते जाएंगे और इसकी ट्रेनिंग सभी को होनी चाहिए, सभी को याद होना चाहिए कि 5S क्या है और इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क प्लेस मैनेज करना है, ठीक। 5S में फर्स्ट S है सॉर्ट, यानी हमारी जो भी उपयोगी चीजें हैं हम उनको शॉर्ट करके रख लेंगे, सॉर्ट। फिर सेट इन ऑर्डर, यानी जो हमारी चीजें हैं उनको नेक्स्ट कर दो, हाँ पीछे, हाँ सॉर्ट। सेट इन ऑर्डर यानी हम उसको एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि हमारा पहली जरूरत की चीजें कौन सी हैं और उसको हमें कब कब यूज होती है, ठीक है ना। तो पहले आवश्यक की चीजें हमने सॉर्ट कर ली, फिर एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में रख लिया कि हमें ये रजिस्टर्स पहले जरूरत होती है। साइन, क्लीन अप, यानी साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें नाम नंबर लिखा होना चाहिए कि कौन सा रजिस्टर है या क्या चीज है, ठीक है ना। तो साइन साफ सुथरा होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज यानी जो आपने अब इंप्लीमेंट कर दिया है, जो प्लेस डिसाइड कर दिया है वहां पर ही उस चीज को रखा जाएगा, ठीक है ना। यानी वो जो बेस्ट प्रैक्टिस आपने डेवलप कर दी है आपकी, हमारा इंस्ट्रूमेंट कॉर्नर ये होगा, हमारा डॉक्यूमेंटेशन कॉर्नर ये होगा, अब वो स्टैंडर्डाइज हो गया। सस्टेन यानी अब उस चीज को सस्टेन करेंगे, हर कोई उस चीज को फॉलो करेगा और वहीं से जो सामान उठाना है उसको उठाएगा रखेगा, ठीक है ना। वो बेंचमार्क हो गया कि अब आपको इस चीज को सस्टेन करना है, ये हमारी चीजें इस तरह से रहेंगी। क्लियर। तो इस तरह से 5S को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। 5S पूरे हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको कि 5S कैसे जैसे क्लीन वर्क एरिया करके किया जा सकता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करके किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपके हॉस्पिटल में सपोज 10 सीलिंग फैन लगे हुए हैं, तो हर सीलिंग फैन में आप इसका एक नंबर डाल दीजिए, वही नंबर आपके स्विच में कर दीजिए। तो सपोज F1 आपने किसी सीलिंग फैन में दिया है, वही स्विच में भी लिखा है F1, तो सीधे F1 वाली ही स्विच को ऑफ करेंगे अगर उस फैन को ऑफ करना है, ठीक है ना। और अगर नंबरिंग नहीं होती है तो अनजान आदमी या दूसरे लोग पहले सारी स्विच ऑफ करेंगे, फिर एक कोई स्विच ऑफ होगा तो फैन ऑफ। यही हमारी चीजें होती हैं कि हम अपना प्रीसियस टाइम इसी तरह छोटी छोटी चीजों से सेव कर लेते हैं। क्लियर। दिस इज 5S। नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल देखिए, दिखाया गया है आपको कि पहले कैसे इधर उधर बिखरा हुआ सामान पड़ा था।
फिर उसको 5S के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक रख दिया। अब हर चीजें ढूंढने में उसको इजी होगा और बहुत जल्दी उसको वो चीजें मिल जाएंगी। ये एक एग्जांपल दिखाया। इसी तरह से आप भी अपने संस्था में 5S के अकॉर्डिंग चीजों को इम्प्लीमेंट करिए। जैसे रजिस्टर्स का एक कॉर्नर, इंस्ट्रूमेंट का एक कॉर्नर, हर चीजें सिस्टमेटिक रखी होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा सैनिटेशन एंड हाइजीन। सैनिटेशन एंड हाइजीन ये एक ऐसा एरिया ऑफ कंसर्न है जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके पूरे मार्क्स ले सकते हैं। क्लियर? ये बहुत ही यूजफुल आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, जहां आपके हॉस्पिटल की सफाई भी दिखेगी और बहुत अच्छे आप इसमें मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा। बी सैनिटेशन एंड हाइजीन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्लीनिंग के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना? और इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहला उसमें क्लीनिंग कहां पर होनी चाहिए, क्लीनिंग किससे होनी चाहिए, और क्लीनिंग का स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए और कैसे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है? सिर्फ इसमें इतना ही दिया है। अगर हम इतना इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे आपका जो HWC का सर्कुलेशन एरिया होगा, पेशेंट वेटिंग एरिया होगा, इन सभी जगह बहुत अच्छी क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है ना? तो सिर्फ क्लीनिंग लैब में होनी चाहिए, क्लिनिक एरिया में होनी चाहिए, ठीक है, स्टोरेज रूम में होनी चाहिए, छत में होनी चाहिए, ठीक है ना? छत मतलब रूफ में होनी चाहिए आपकी क्लीनिंग, टॉयलेट्स की क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है? इसमें सिर्फ आप क्लीनिंग की ही बात की है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले उच्च स्तर की क्लीनिंग रखनी है, तो आपको फिनाइल और क्लीनिंग की बकेट्स यूज करनी है। आप जिला अस्पताल में 3 बकेट क्लीनिंग होती है, आपको 2 बकेट्स यूज करनी है, ठीक है? 2 बकेट्स में क्या क्या होगा आपको ध्यान रखना है कि एक में आपको फिनाइल रखना है और एक में आपको पानी रखना है, ठीक है ना? तो जब मॉप करेंगे तो पानी में उसको ड्रिप करके पोछे को और निचोड़ लेंगे और फिर फिनाइल से पोछा लगाएंगे। क्लियर? तो आपको 2 बकेट क्लीनिंग सिस्टम रखनी है। फिर आपको चेकलिस्ट लगानी है। हर वार्ड में हर टॉयलेट के सामने चेकलिस्ट होनी चाहिए, उसमें क्लीनिंग शेड्यूल होना चाहिए और किसने क्लीन किया उसके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है? इस चीज को आपको इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर? पहला। दूसरा चीज आपको ध्यान देना है कि क्लीनिंग का जो मॉनिटरिंग है वो जो HWC के इंचार्ज हैं उनको हर डे मॉनिटर करनी है कि आपकी साफ सफाई कैसी है। क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक? कोई भी विजिबल डस्ट नहीं दिखनी चाहिए, कहीं जाले नहीं लगे होने चाहिए, ठीक है ना? कहीं झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। आपको HWC में सफाई के लिए झाड़ू का यूज नहीं करना है, आपको डस्टर का यूज करना है, मॉप का यूज करना है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। अगर झाड़ू आपके हॉस्पिटल में मिलता है तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आपको फूल झाड़ू ये सारी चीजें हॉस्पिटल के अंदर यूज नहीं करनी है। आपको हॉस्पिटल के बाहर झाड़ू आप लगा सकते हैं, हॉस्पिटल के इनसाइड आपको झाड़ू यूज नहीं करनी, फूल वाली। आपको डस्टर्स मॉप आते हैं मार्केट में, उनको खरीद के उनको यूज करना है, ठीक है ना? 2 बकेट सिस्टम मैंने समझाया। एक बकेट में आपको क्लीनिंग सोल्यूशन लेना है और दूसरे बकेट में आपको मॉप रखना है और फिर उससे आपको क्लीनिंग करना है, ठीक है ना? और मॉप को वॉशिंग करना है, तो जिस बकेट में मॉप रखे हैं उसी में पानी रख सकते हैं या तो उससे उसको वॉश कर लेंगे, ठीक है ना? यूनिडायरेक्शनल फ्लो में क्लीनिंग होनी चाहिए। हम आपको वीडियो दिखाएंगे प्रेजेंटेशन क्लास में कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो कैसा है। तो आपके यहाँ जो सफाई कर्मचारी उसको आपको ट्रेनिंग देनी है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऐसे होता है और आपको सफाई इस तरीके से करनी है, ये आपको उसको सिखाना होगा, ठीक है? नेक्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपको अपने HWC में इंप्लीमेंट करना है। वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे एरिया ऑफ कंसर्न है जहां आप थोड़ी सी मेहनत करके फुल मार्क्स ले सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको? नेक्स्ट सबसे पहले तो आपको इस जो बकेट्स बायोमेडिकल के लिए लगती हैं और जनरल वेस्ट के लिए लगती हैं उनकी अवेलेबिलिटी आपको सुनिश्चित करना है। क्लियर? तो सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट की फुट ऑपरेटेड बकेट्स आपको अपने अस्पताल में रखनी है, ठीक है? पहला। दूसरा, बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल है उसके रूल की कॉपी आपके पास में होनी चाहिए
और किस बिन में कौन सा कचरा डालना है ये सबको याद होना चाहिए, और उसी तरह उस बिन्स में कचरा पड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपके यहाँ पर कलेक्शन के लिए ट्रॉली होनी चाहिए कि जो भी वेस्ट निकल रहा है उसके लिए कलेक्शन ट्रॉली हो, साफ पिट और डीप बरियल पिट बना होना चाहिए, और कहीं एक छोटे प्लेस में स्टोरेज एरिया भी बना होना चाहिए, ठीक है, जहां पर हमारे दिन भर का जो कचरा निकलता है हम उसको स्टोर करें और फिर बाद में उसको साफ पिट और डीप बरियल में डिस्पोज करके जनरल वेस्ट को जो आपकी नगर पंचायत होती है उसके थ्रू या कोई इनोवेटिव मेथड इंप्लीमेंट करके उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये बायोमेडिकल वेस्ट के लिए आपको सबसे पहले अस्पताल से ये समझिए 2 तरीके का वेस्ट जनरेट होता है, एक बायोमेडिकल वेस्ट और एक जनरल वेस्ट, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पहले बता रहा हूं। बायोमेडिकल वेस्ट में 4 तरह की बकेट होती हैं, ये आपके यहाँ होना सुनिश्चित करिए आप। पहला पीली कलर की बाल्टी यानी येलो कलर, दूसरा लाल बाल्टी यानी रेड कलर, तीसरा नीली बाल्टी यानी ब्लू कलर, और चौथा व्हाइट यानी पंचर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। अब आपको जो पीली बाल्टी है उसमें क्या क्या डालना है। पीली बाल्टी में आपके जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो भी कॉटन गॉज पीस होते हैं, ये सारी चीजें या लैब से जो सामान निकलता है उसको आपको पीली बकेट में डालना है, ठीक है। पीली बकेट में इसी तरह का बायो हजार्ड का सिंबल होना चाहिए और पीले कलर की ही नॉन क्लोरीनेटेड पॉलीबैग्स आपको उसमें लगाना है, ठीक। फिर रेड कलर की बाल्टी, सेम आपको रेड कलर की पन्नी नॉन क्लोरीनेटेड होनी चाहिए और आपको उसमें सारे प्लास्टिक्स के आइटम डालने हैं इन्फेक्टेड, जैसे हमारा सिरिंज हुआ, हमारा ब्लड बैग हुआ, यूरो बैग हुआ, कैथेटर हुआ, ग्लव्स हुआ, आईबी सेट हुआ, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें रेड कलर के बकेट में डालनी है। फिर ब्लू कलर के बकेट में हमको ग्लास बेयर्स डालने हैं, जैसे हमारा कांच का नुकीला सामान जो निकलता है हमारे संस्था में, उसमें हमें ग्लास बेयर्स ब्लू कलर में डालने हैं, ठीक है। और फिर हमारी संस्था में जो शार्प मेटल निकलता है, जैसे हमारी निडिल हो गई, हमारे स्कैल्पल हो गए, हमारे टाके लगाने वाली निडिल हो गई, ठीक है ना। तो उनको हम व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में डालेंगे, या हमारा इम्यूनाइजेशन वाली जो फिक्स निडल सिरिंज है या शुगर वाली जो इंसुलिन वगैरह देते हैं फिक्स निडल सिरिंज है, उसको भी हम व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में डालते हैं। नेक्स्ट, ठीक। अब ये अभी पिछला हमने आपको बताया बायोमेडिकल वेस्ट, अब आता है ये जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट भी 2 तरह की बकेट होती हैं, पहला नीला कलर और दूसरा ग्रीन कलर। नीले कलर में जो हमारा नॉर्मल कागज के रैपर्स, ठीक है ना, न्यूज़पेपर्स, मेडिसिन के रैपर्स निकलते हैं, उनको हम नीले कलर में डालते हैं। और जो हमारा खाने का छिलका और फ्रूट्स, बचा हुआ खाना, ठीक है ना, ये सारी चीजें निकलती हैं, उनको हम ग्रीन कलर के बकेट में डालते हैं। ग्रीन कलर के बकेट में जो भी चीजें डालती हैं उसको हम डीप कंपोजिट करके और जो खाद बनती है वो बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज ऐसा इनोवेटिव करके हम अपने HWC में कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल में, यहाँ से कायाकल्प की बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं जो अब आपको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो अभी आपको करवानी थी या अरेंज करनी थी, ठीक है, लेकिन अब इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऐसा एरिया ऑफ कंसर्न है जहां आपको खुद करनी है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? एनीवन, आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि संक्रमण नियंत्रण करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। इनको अलाउ कर दो, माइक अनम्यूट कर सकते हैं, बोलते जाइए। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Crossing
सर हैंड हैंड वॉशिंग हैंड वॉशिंग हैंड वॉशिंग मास्क वेरी और पर्सनल यूज करते मेंटेनिंग डिस्टेंसिंग और प्रोटेक्टिव मेजर्स वेंटिलेशन बोलते चलिए जी वेंटिलेशन suppression वेंटिलेशन वेंटिलेशन वेरी गुड और बोलिए बहुत अच्छा बहुत सारे स्टरलाइजेशन हाँ स्टरलाइजेशन सर स्टरलाइजेशन भी इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ और बोलिए जो भी बाय हम equipment- मेंटेनिंग वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल सही है बहुत अच्छा आप लोग 50% तो आपको नॉलेज है बहुत बढ़िया अभी सुनिएगा हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल करना है साफ सफाई करना है तो दो चीजें बहुत जरूरी है सबसे पहला होता है हैंड वॉशिंग ठीक है ना हाथ धोना और फिर होता है 5 मोमेंट्स यानी कब कब हमें हाथ धोना चाहिए ठीक है ना ये बहुत जरूरी होता है तो सबसे पहला तो हाथ धोने की प्रैक्टिस 6 स्टेप्स सबको आने चाहिए ठीक है ना तो ये आपको YouTube में बहुत सारे वीडियो हैं बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ग्रुप में शेयर कर देंगे लेकिन एक इन्फेक्शन कंट्रोल और हैंड वॉशिंग क्यों जरूरी है हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं ठीक है क्या इसमें